साथियों, वेलकम टू आरसीएम बिजनेस। सबसे पहली बात यह है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लिया तो उसे कुछ दैनिक के जीवन में आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सर्वप्रथम रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन चीज़ों के जो है अति आवश्यकता हुई। अलग अलग युगों में, अलग अलग ज़माना में, अलग अलग ढंग से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, इसको ग्रहण किया, इसको अर्जित किया, इसको प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने जिस दौर में जिस चीज़ों की सिचुएशन तेज़ हुई या जिसका ज़माना रहा, उसको अगर जिसने पहचान लिया वो सक्सेसफुल हो गया। लोहे के ज़माने में लोहे को जिसने पहचाना वो बहुत बड़ा अमीर हो गया। तांबे के ज़माने में तांबे को पहचाना। यानी जैसे जैसे ज़माना आते गए, उस ज़माने को जिन लोगों ने पहचाना वो सक्सेसफुल हुआ। वही लोग टाटा, बिरला और अंबानी हुए। और जिन लोगों ने नहीं पहचाना वो आज भी जहाँ कल थे आज हैं। इसलिए ज़माने के हिसाब से चलना और ज़माने के डिमांड पे चलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग गौर किए होंगे कि मोबाइल का ज़माना आया और मोबाइल में भी बहुत सारी कंपनियाँ आई। जिस कंपनी ने ज़माने के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश की या चेंज करता गया, जो कंपनी करती गई चेंज अपने आप को, वो कंपनी आज सक्सेसफुल है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने आप को कभी चेंज नहीं की, जिसकी वजह से आज विलुप्त हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल नोकिया, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो विलुप्त हो गई। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अपने आप को चेंज करती गई, आज सक्सेसफुल है। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि आने वाले ज़माना या फिर अभी प्रेजेंट चलने वाला ज़माना है, ये सब डायरेक्ट सेलिंग का ज़माना है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऐड हो जाए, ताकि आज की बुद्धिमानी कल भविष्य की उज्जवल करने की संभावना बनाती है। तो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम। आरसीएम की फुल फॉर्म कई होते हैं। चूँकि आरसीएम का फुल फॉर्म अगर रियल जो बनाया गया है, जो रियल रखी गई है, वो है राइट टू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाज़ार की सही अवधारणा, या ये कह लिया जाए कि बाज़ार की सही तस्वूर। इसके अलावा भी आरसीएम के बहुत सारे ऐड या बहुत सारे फुल फॉर्म माने जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक धर्म के अनुसार अगर इसको मानते हैं तो आर राम जी के बाण, सी क्रिश्चियन और सिखों की शान, एम मुस्लिमों की अभिमान। इसके अलावा ये भी सोचा जाए कि आखिर आरसीएम है क्या चीज़। तो आरसीएम आर से रास्ता है, आर से एक रास्ता है, सी से रास्ते में आने वाले क्रॉसिंग है, उसको पार करने के बाद फिर आते हैं एम, एम से मंजिल है। इन सब को आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हम मंजिल को पा लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं या फुल फॉर्म माने जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट आरसीएम है क्या चीज़। आर से रोग मुक्ति, सी से क्लेश उक्ति, या ये कहा जाए कि क्लेश सुक्ति, और एम से मान उक्ति, जिसमें रोग मुक्त हो, क्लेश सुक्त हो और मान उक्त हो, उसे आरसीएम कहते हैं। इसके अतिरिक्त आर से रिस्पेक्ट, सी से कॉन्स्टिट्यूशन, एम से मनी। आरसीएम इसमें रिस्पेक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके बाद मनी भी है। इसके अलावा मुख्य चीज़ जो दैनिक जीवन में ऑलवेज, या ये कहा जाए कि एकदम मौलिक अधिकार या मौलिक आवश्यकता जो होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आर से रोटी, सी से क्लोथ्स या कपड़ा, और एम से मकान। आरसीएम रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा अब ज़रूरत यह है कि जब लड़के बड़े हो जाएं तो उन्हें काम करने की भी ज़रूरत पड़ती है। उन्हें काम करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आर से रोज़गार,
सी से कंपनी और एम से मंथन या मैन्युफैक्चरिंग, आरसीएम। उसके अलावा ये देखते हैं कि आखिर इस आरसीएम में काम कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मैं एक बार घूमते टहलते मंदिर चला गया, तो मैंने देखा कि इस मंदिर में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही तबके के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगा कि ये सिर्फ़ इंडिया है, ये सिर्फ़ भारत है, ये हिंदुस्तान है। फिर उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ा, तो मैं एक जगह गुरुद्वारा देखा। उस गुरुद्वारा में मैंने देखा कि जो भी लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सिख लोग हैं। मैं आगे बढ़ा, मुझे नहीं लगा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। एक जगह चर्च देखा, वहाँ देखे कि सिर्फ़ ईसाई लोग हैं और अपने ढंग से पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं। मुझे वहाँ भी दिखाई नहीं दिया कि ये जो है हिंदुस्तान है या फिर भारत है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े तो मैंने मस्जिद देखी, वहाँ सिर्फ़ टोपी वाले लोग नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ हाज़िर थे या इबादत में शामिल होने वाले लोग हाज़िर थे। वहाँ भी मुझे नहीं लगा कि ये हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान की परिभाषा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हों। फिर मैं देखा आरसीएम के अंदर, वहाँ जितनी भी आईडी पड़ी हुई है, जितने भी वर्क करने वाले लोग हैं, जितने भी आरसीएम ज्वाइनर हैं, आरसीएम में अपना स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, उन लोगों के नाम मैंने देखा तो बहुत सारे लोग दिखाई दिए। इतने सारे लोग दिखाई दिए, आर से राजा, राम, रतन, राधा, रंजनी, उसके अलावा रहीम, रहीम भी दिखाई दिए, रफ़ीक भी दिखाई दिए। उसके बाद सी से मैंने देखा तो क्या चेरी भी दिखाई दी, चार्ली भी दिखाई दी, क्रिश भी दिखाई दिया और जितने भी इस सी से नाम वाले लोग हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग दिखाई दिए। फिर मैंने एम से देखा तो महेश भी दिखाई दिए, महेंद्र भी दिखाई दिए, मोहम्मद कैफ भी दिखाई दिए, मोहम्मद ज़मीनुद्दीन भी दिखाई दिए, मोहम्मद मुख्तार आलम भी दिखाई दिए, मोहम्मद जुल्फ़िकार भी दिखाई दिए। मुझे ऐसा लगा कि यही एक ऐसा सिस्टम है, प्लेटफार्म है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई टोटल लोग हैं। तो मुझे लगा कि आरसीएम ही फुल्ली तौर पर एकदम ओपन, एकदम फिट हिंदुस्तान है। आरसीएम ही हिंदुस्तान है, आरसीएम ही भारत है और दूसरा कोई हिंदुस्तान और भारत नहीं है। इसको काम करने के लिए आर से रुकना पड़ता है, सी से चलना पड़ता है, एम से लोगों से मिलना पड़ता है और इसको कोई भी कर सकता है। आर से राजा भी कर सकते हैं, सी से करोड़पति भी कर सकते हैं और एम से मिस्कीन भी कर सकते हैं जो बहुत गरीब हैं। थोड़ी सी गौर करते हैं, आरसीएम को सबसे पहले जो खोला गया वो 2000 ईस्वी को खोला गया, ओपन किया गया, आरंभ की गई 2000 ईस्वी को और उसका नाम रखा गया था उस वक्त फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंटिन्यू 2000 के बाद 2010 तक ये आरसीएम अपने सुराग पे रहा, अपनी उरूज पर, अपनी बुलंदी पर। इसको देखने के बाद बाकी लोग भी ये सोचे कि हम लोगों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के इसी तरह के कंपनियां खोल डाले। कुछ लोग राइट तो कुछ लोग रॉन्ग हो गए। इतना हो गए कि बेगर रूल या रेगुलेशन के अपनी जो है इस तरह की कंपनियां चलाने लगे। उन कंपनियों में कुछ ऐसी भी कंपनियां हो गई जो मनी ट्रांसफ़र करने लगी, पैसे का लेन देन करने लगी। पैसे के लेन देन में बहुत सारे घोटाले होने लगे। इन घोटालों की वजह से नतीजा इस पे पहुंच गई कि वह कोर्ट और कचहरी तक आ गया। पब्लिक जो है इसके लिए कंप्लेन की, तो सरकार जब दृष्टि डाली, उसे लगा कि हो सकता है कि जितनी भी कंपनियां हैं सब चिट फंड कंपनियां हैं। तो उसने, सरकार ने 9 दिसंबर 2011 को सारी कंपनियों को
एमएलएम कंपनियां या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बंद कर दिया। उस वक्त 9 दिसंबर 2011 को जब सारी कंपनियां बंद हो गई, उनमें आरसीएम भी बंद हो गई। आरसीएम के बंद होने के बाद कोलाहल मच गया। आरसीएम में काम करने वाले लोग बहुत थे। इन कोलाहल की वजह से उन्हें हलचल पैदा हो गई कि हम लोग गलत रूल और रेगुलेशन से चल नहीं रहे, फिर हम लोगों को इस तरह के ब्रेकअप करना ठीक नहीं है। इसकी वजह से 9 दिसंबर 2011 को बंद कर दिया गया और 12 दिसंबर 2011 को भीलवाड़ा में सारे आरसीएम के जितने भी दिग्गज लोग थे, कोर लीडर्स लोग थे, सब लोगों ने एक धरना दिया, एक जुलूस निकाला। उसके बाद भी सरकार को कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो उस सुनवाई को करने के लिए, उस सुनवाई को और प्रोग्रेस करने के लिए आरसीएम के जितने भी दिग्गज लोग थे और लीडर लोग थे, उन लोगों ने अपना जुलूस निकाली और जुलूस निकाल के दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ दिनों तक रहे। उसके बाद कुछ दिनों तक जंतर मंतर में धरना दिए। टोटल मिला के 9 महीने तक उन लोगों ने धरना दिया और 9 महीने के बाद एक जन्म लिया, गाइडलाइन जन्म लिया। आरसीएम के लीडर जितनी संघर्ष करते रहे, इतनी परेशानियां उठाए, 9 महीने तक भीलवाड़ा में, रामलीला मैदान में, जंतर मंतर में यहाँ दौड़ना, वहाँ दौड़ना, खाना पीना वगैरह वगैरह, बहुत सारी मुश्किलों को सहते रहे, परेशानियों को सहते रहे। उस संघर्ष के बाद, 9 महीने के संघर्ष के बाद एक गाइडलाइन की जन्म हुआ, गाइडलाइन का जन्म हुआ। वह जन्म अक्टूबर 2012 में हुआ। अक्टूबर 2012 में पहले राजस्थान सरकार ने मोहर लगा दी गाइडलाइन की, उसके बाद बाकी मोहर लगती रही। लेकिन क्यों लगी? अक्टूबर 2012 को क्यों लगी? टोटल 9 महीने के बाद ही आरसीएम पर पहले मोहर लगी, क्योंकि सबका निरीक्षण किया गया, हियरिंग की गई, तो पता चला कि आरसीएम स्वच्छ और शुद्ध है। इसलिए आरसीएम को चट से मोहर दे दी गई और गाइडलाइन दे दिया गया। और बाकी कंपनियों को हियरिंग करते रहे लोग, देखते रहे, निरीक्षण करते रहे। तो बाकी कंपनियों को निरीक्षण करने में तकरीबन 4 साल लग गए, यानी 2016 को बाकी कंपनियों के लिए भी गाइडलाइन लागू कर दिया गया। जब गाइडलाइन लागू कर दिया गया तो सारी कंपनियां जो है ज़ोर शोर से काम करने लगी, धुआंधूर काम करने लगी। तो सरकार की दृष्टि जब पड़ी तो उन्हें लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है एक बेस्ट सिस्टम है, इससे जो है 2 पैसे की आमदनी भी होती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तब सरकार की नज़र जो इस पे पड़ी, उसके बाद सरकार ने कहा पब्लिक से कि आप लोग लोकल पर फोकल करें, लोकल पर फोकस दें। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के सलोनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग से पीएचडी की जाती है आज भी। संभवतः आने वाले भविष्य में हो सकता ही नहीं, हम कन्फर्म कह रहे हैं और एकदम यकीन के साथ कह रहे हैं कि आने वाले ज़माने में नर्सरी यानी कि प्राइमरी स्तर से ही डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू होगी, जो बेसिक ज्ञान होगा। जैसे जैसे बच्चे क्लास ऊपर चलते जाएंगे, बेसिक ज्ञान से लेके आगे तक ज्ञान, डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान हमेशा देते इससे ग्रेजुएशन, इससे जो है पीएचडी की जाएगी, डॉक्टरेट भी ली जाएगी। उसके बाद एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस आरसीएम में जो भी ज्वाइनर आएंगे वो ग्रेजुएट और पीएचडी किए हुए आएंगे डायरेक्ट सेलिंग से। क्योंकि उस ज़माने में जब डायरेक्ट सेलिंग से पीएचडी करेंगे या ग्रेजुएशन पूरा करेंगे तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि कौन ऐसी कंपनी जो बिल्कुल फिट, नागरिक के लायक है, पब्लिक के लायक है, सस्ती है और स्वच्छ है और सही है। तो उन्हें लगेगा कि आरसीएम ही सबसे बेस्ट है। इसलिए वो लोग आरसीएम के बेस्ट लीडरों की तलाश करेंगे कि कौन लीडर बेस्ट है। तो उस ज़माने में यही लीडर जो आज के ज़माने में एक डायरेक्ट सेलर की तरह काम करते हैं,
वो एक दिन लीडर होंगे, उनके नीचे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट बच्चे आएंगे, ग्रेजुएट लोग आएंगे और काम करेंगे। अब सोचिए कि वो ज़माना कैसा होगा जिस ज़माने में आपके लाइफ लाइन सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड होंगे डायरेक्ट सेलिंग से। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा तरक्की हो जाएगी कि फिर पूछना ही नहीं है। फिर आम आदमी के लिए जिसके पास कुछ हुनर और कुछ गुण नहीं है, उनको एंट्री करना उस ज़माने में मुश्किल हो जाएगी। हमको जहाँ तक लगता है कि 2030 के अंदर भी ये काम होना शुरू हो जाएगा। फिर आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी और ये एक ऐसा वक्त भी आएगा कि मार्केट की जितनी भी चीज़ें हैं वो मुश्किल है कि लोग उसको ख़रीदारी करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ हर जगह डायरेक्ट सेलिंग ही दिखाई देगी। इसके अलावा आरसीएम के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी, प्लान के बारे में भी जानकारी, सब कुछ के बारे में जानकारी देने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आप लोग सिर्फ हमारे चैनल से लगे रहिए तो आप लोगों तक सारी बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा।